नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र और बिहार इन दो राज्यों में एनडीए को संभालना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। बिहार में इस समय जबकि चुनाव होने वाले हैं, वहां से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं, उन्होंने अब बीजेपी को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है, चुनौती पेश कर दी है बीजेपी के सामने। उनके मुताबिक सीएम की कुर्सी उन्हीं के लिए ही है और ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से नहीं कही, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार जो कि न कभी पत्रकारों से बात करते हैं, न वो राजनीति में कब आएंगे इसका कोई जवाब देते हैं, लेकिन अब निशांत कुमार ने कल पत्रकारों से पटना एयरपोर्ट पर एक चर्चा में ये कहा कि आप लोग उनको जिताइए और जनता उनको जिताएगी और बीजेपी की मतलब जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो भी उन्हीं की है। ये इस तरह का जो बयान आया निशांत कुमार का, ये माना जा रहा है कि सीधे सीधे नीतीश कुमार की बीजेपी को चुनौती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमित शाह एक नहीं दो तीन मौके पर ये बोल चुके हैं कि चुनाव के बाद सीएम का चेहरा संसदीय बोर्ड में तय होगा और संसदीय बोर्ड यानी बीजेपी के संसदीय बोर्ड में, वहां पर जेडीयू की कितनी उपस्थिति रहेगी नहीं रहेगी इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है और न ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अभी नीतीश कुमार को कोई आश्वासन है कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसमें जीत होती है तो सीएम आप ही बने रहेंगे। ऐसा कोई आश्वासन भी अभी तक बीजेपी ने नहीं दिया, बल्कि वो तो ये कह रही है कि हम बाद में सीएम का चेहरा तय करेंगे। यानी ये साफ साफ नीतीश कुमार को एक इशारा है कि अब आपको सीएम की कुर्सी नहीं मिलने वाली। तो नीतीश कुमार भी बीजेपी की इस बात का जवाब अब अपने बेटे के जरिए शायद उन्होंने दिया है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि निशांत कुमार कुछ बोले और वो बात नीतीश कुमार को पता न हो, या कि जब मामला मुख्यमंत्री का चेहरा जैसा बड़ा सवाल उसका हो मामला, तो निशांत कुमार अपने पिता से सलाह मशवरे के बिना कुछ कहेंगे। अगर वो चाहते तो पटना एयरपोर्ट पर बिना पत्रकारों से बात किए निकल भी सकते थे और अगर बात करनी ही थी तो किसी और मुद्दे पर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जिस तरह से अपने ही पिता का नाम लिया और ये कहा कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये सीधे सीधे नीतीश कुमार की बीजेपी को बड़ी। तो बीजेपी बिहार में एनडीए को अब किस तरह संभालेगी ये देखना होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कल इस मुद्दे पर हमने चर्चा भी की थी कि कैसे दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार बीजेपी के तो नेता थे, पर बीजेपी के जो घटक दल है वहां पर जो सहयोगी दल है उसमें से कोई भी बड़ा नेता, न चिराग पासवान न जीतन राम मांझी, कोई नहीं पहुंचा और नीतीश कुमार भी नहीं आए। तो ये एक बड़ी दरार बिहार एनडीए में दिखी। और उधर महाराष्ट्र में महायुति सरकार में लगातार तनाव बढ़ रहा है शिंदे और फडणवीस के बीच में, और अब शिंदे गुट के ही नेता संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार यानी फडणवीस सरकार के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी जैसा बड़ा इल्जाम लगाया और मुद्दा उठाया हाउसिंग जिहाद का, जिस पर अब सरकार की ही जो माइनॉरिटी कमीशन है उनके जो चेयरमैन है वो जवाब दे रहे हैं, यानी वो संजय निरुपम को समझाइश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो सरकार है उसमें अंदर अंदर काफी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। कल शिंदे का बयान एक काफी चर्चित हुआ जिसमें उन्होंने नागपुर में ये कहा था कि मुझे कम समझने की भूल मत करना। अभी भी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका इशारा किसकी तरफ था, तो उनका जवाब है कि जिसकी तरफ था वो समझ गया होगा और मैं तांगा पलट सकता हूँ। अब तांगा यानी तीन उसमें जो ये पहिए जो होते हैं वो उसमें महायुति में है और उसके पहले वो महाअघाड़ी में भी थे। तो महाअघाड़ी सरकार तो काफी समय से नहीं है, 2022 से ही नहीं है। अब जब शिंदे सरकार पहले थी और फडणवीस सरकार है, और ऐसे में संजय निरुपम का ये जो बयान आया है ये साफ दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, या बीजेपी जितने जो दावा करती है कि वो महायुति में सब कुछ ठीक है और बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, तो ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो महाराष्ट्र और बिहार इन दो राज्यों में किस तरह से बीजेपी को मिल रही है चुनौती, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले सुन लेते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कल पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा पत्रकारों से और किस तरह यहाँ पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को चुनौती दे दी है। सुन लेते हैं पहले निशांत कुमार को। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें।
आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर आपने सुना निशांत कुमार किस तरह से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार एकदम स्वस्थ है, यानी तेजस्वी यादव जो उन पर वार करते रहते हैं और उनको ये कई बार ये बता चुके हैं कि वो उनमें सब कुछ ठीक नहीं है और वो दूसरों के इशारे पर चल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का इशारा उनके शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ है या मानसिक स्वास्थ्य की तरफ है, ये तो अलग बात है। निशांत कुमार के मुताबिक नीतीश कुमार 100% स्वस्थ है और 100% स्वस्थ है तो उन्होंने ये भी कहा कि पिताजी को फिर से सीएम बनाइए, यानी यहाँ पर अब पत्रकार तो सीएम बनाने से रहे, लेकिन ये सीधा सीधा संदेश है बीजेपी को, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए, मतलब एनडीए की सरकार बने और हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री बने। ये सीधा सीधा मैसेज जो है बीजेपी को पहुंच चुका है। अब इस मैसेज का जवाब अमित शाह कैसे देंगे, मोदी कैसे देंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बिहार में बीजेपी इस हालत में है कि वो एनडीए को अभी जिता पाए, क्योंकि जो माहौल बन रहा है उसमें पूरी तरह से एनडीए के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो क्या है बिहार में बीजेपी के लिए चुनौतियां और क्या है महाराष्ट्र में चुनौतियां, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी हमने निशांत कुमार को सुना, अमूमन वो बात नहीं करते हैं पत्रकारों से, चुपचाप, मतलब वो उनके ऊपर बार बार ये बात उठ रही है कि वो राजनीति में कब आएंगे, वो जवाब नहीं देते। अभी कुर्मी सम्मेलन हुआ था, उसमें उनको बुलाया गया, उनका चेहरा पोस्टर में लगा, वो नहीं आए। पिछले महीने वो बख्तियारपुर में उन्होंने एक बार ये कहा था कि मेरे पिताजी को वोट दीजिए, वहां वोट देने की बात थी। कल उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि हो सके तो उनको मुख्यमंत्री बनाइए। ये सीधा मैसेज, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पत्रकार तो मुख्यमंत्री बनाते नहीं है, बनाने का काम है जो गठबंधन है उसमें आपस में तय होना है। तो बीजेपी की अगर बात करें तो एनडीए में उसी को तय करना है कि किसको वो मुख्यमंत्री बनाएगी। यहाँ पर क्या नीतीश कुमार ने सीधा चैलेंज बीजेपी को दे दिया है? देखिए समिता जी, यहाँ साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच तलवारें अब और ज़्यादा खिंच चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी अभी तक ये कहने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच ये तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। निशांत कुमार ने आज और स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ही जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है, यानी ये दबाव नीतीश कुमार की तरफ से डाला जा रहा है बीजेपी के ऊपर। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेल हुआ, वो महाराष्ट्र का खेल बिहार में नहीं होगा, ये एक तरीके से संकेत नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है कि आपने एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को कम सीटों पर लड़ने के लिए मना लिया, तो नीतीश कुमार कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। ये एक तरीके से संकेत जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर दिया जा रहा है। इससे पहले सुमित्रा जी, नीतीश कुमार की पार्टी जो लगातार वो अभियान चला रही है और जो सोशल मीडिया पर उनके हैशटैग चलते हैं, वो चलते हैं कि 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, इस तरीके के उनके हैशटैग चलते हैं और लगातार वो हैशटैग चल रहे हैं। और तब से चल रहे हैं जब से अमित शाह से अनबन की खबरें जो है वो आना शुरू हुई हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में अनबन की खबरें। चूँकि नीतीश कुमार जब पहुंचे थे, उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी का नेतृत्व, मतलब संसदीय दल जो वो तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा जब वो। तो यानी अभी से नीतीश कुमार ये दबाव बनाकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये आश्वस्त करके चलना पड़ेगा और सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ेगी कि अगर सरकार बनती है तो उसका मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लाया जाएगा, ये घोषणा करनी पड़ेगी। और टिकट ज़्यादा जो है वो नीतीश कुमार को देने होंगे, बीजेपी कम सीटों पर लड़ेगी। ये दबाव अब नीतीश कुमार अपनी तरफ से बना रहे हैं सुमित्रा जी। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ठीक ठाक जो है मामला बिल्कुल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। निशांत कुमार ने जो कहा सुमित्रा जी, उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना है। उनका साफ कहना है कि पिताजी एनडीए की सरकार बनाइए, सरकार तो एनडीए की बनवा रहे हैं, सरकार नहीं कह रहे कि जदयू की बनवाइए, यानी ठीक है एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो पिताजी को ही बनवाइए और पिताजी एकदम स्वस्थ हैं, ये जो उनका कहना है, यानी कि एकदम सब ठीक ठाक है। जनता दल यू की स्थिति जो है वो AIADMK जैसी नहीं होने जा रही है, ये एक तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं निशांत कुमार। तो हो सकता है ये कल को निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री हो जाए,
वो उस पर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तब वो नीतीश कुमार का वो परिवारवाद पे जो हमला था वो किधर जाएगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अब शायद नीतीश कुमार को भी ये समझ में आने लग गया है, मुझे लगता है कि पार्टी अगर चलानी है और आगे बढ़ाना है तो निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आना पड़ेगा। चूँकि अभी तक निशांत कुमार जनता के सामने आते नहीं थे और सवालों के जवाब नहीं देते थे। अब वो मुझे लगता है शायद कुर्ता पायजामा भी पहने हैं और सदरी जो पहने हैं वो भी बंद गले वाली पहने हैं, तो यानी वो साफ तौर पे अब संकेत मिल रहे हैं कि राजनीति में आने के लिए निशांत कुमार तैयार हैं, उनका डेब्यू होने जा रहा है। तो हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में निशांत कुमार का भी डेब्यू हो जाए। और ये एक तरीके से अगर ऐसा है सुमित्रा जी, तो इसके साथ साथ कई संकेत भारतीय जनता पार्टी को दे दिए गए हैं नीतीश कुमार की तरफ से। एक तो संकेत यही है कि जो अब तक चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी संजय झा या ललन सिंह इन सब के जरिए जो है वो जेडीयू पे कब्जा करना चाहती है और नीतीश कुमार को एक तरफ किनारे करना चाहती है। तो नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो या अच्छा हो वो उनका मसला है, लेकिन जेडीयू पर कब्जा किसी को नहीं करने दिया जाएगा। ये भी संकेत नीतीश कुमार की तरफ से दे दिए गए हैं कि पार्टी जो है रहेगी और पार्टी जो है वो नीतीश कुमार ही चलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। ये भी संकेत दे दिए गए हैं। तो यानी अमित शाह जी अगर कोई ये भ्रम पाले हुए हैं कि AIADMK जैसी चीज़ें यहाँ भी हो जाएंगी, यहाँ भी पलानी स्वामी और पनीर सेल्वम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये ना पाले, ना कोई यहाँ जयललिता बनने जा रहा है, ना पनीर सेल्वम बनने जा रहा है और ना पलानी स्वामी बनने जा रहा है। ये संकेत एक तरीके से दे दिए। शशिकला भी कोई जो नहीं है जेडीयू में, ये भी संकेत एक तरीके से नीतीश कुमार ने साफ तौर पर दे दिए। तो अब ये जो हम लोगों ने जैसे कल भी चर्चा की थी सुमित्रा जी कि जो गुजरात के चाणक्य हैं वो बिहार के इन राजनीतिज्ञों से कैसे निपट पाएंगे, असली परीक्षा यही होनी है। नीतीश कुमार की तरफ से कई संकेत भारतीय जनता पार्टी को दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और अभी जो निशांत कुमार ने जो संकेत दिया वो तो सीधा सीधा मैसेज है कि सीएम जो है वो उस पर जेडीयू का ही दावा और नीतीश कुमार का ही दावा है सीएम की कुर्सी पर। और उसके पहले अभी हमने देखा कि दिसंबर से कल तक जो 2 महीने की लंबी इन्होंने प्रगति यात्रा निकाली। तो अमलेंदु जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर नीतीश कुमार को ये रहेगा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो फिर उन्होंने इतनी मेहनत जो की है वो पूरे राज्य में घूमे हैं और मतलब कड़ाके की सर्दी में उन्होंने, और अच्छी बात है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, तो वो लगातार घूमे हैं, लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। तो जाहिर है वो चुनाव के पहले की अपनी पिच तैयार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार न बीजेपी के न संघ के कैडर के हैं कि जहां ऊपर से जो बोल दिया जाए तो उसको, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया, जैसे वसुंधरा राजे ने मान लिया, जैसे रमन सिंह ने मान लिया। तो ऐसी बात जो है नीतीश कुमार के साथ होना भी शायद संभव नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कितनी मेहनत की और उनकी मेहनत से ही शायद बीजेपी वापस सत्ता में आई। लेकिन उनको किनारे करके एकदम से नए आदमी को जो सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया, तो शिवराज सिंह चौहान भी उस समय अपना जो अपमान का घूंट है वो पीकर रह गए। लाल कृष्ण आडवाणी हमारे सामने सबसे बड़े उदाहरण है कि किस तरह उनको बिल्कुल किनारे किया गया। तो संघ का वो कैडर है, उनका अनुशासन है, वो मानते हैं ऊपर की बात। लेकिन नीतीश कुमार क्या बीजेपी की बात मानेंगे? और अगर हम ये मान ले, कल्पना करते हैं कि एनडीए की सीटें ज्यादा आती हैं और फिर अगर ये सीट मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो खिंचाव होता है, क्योंकि नीतीश कुमार का दावा अपनी जगह है और बीजेपी का सपना अपनी जगह है, अब दावे और सपने के बीच में अगर चुनने की नौबत आएगी तो नीतीश कुमार किसको चुनेंगे? या फिर उनके पास ये ऑप्शन भी रहेगा कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए? क्या कहेंगे? देखिए सुमित्रा जी, एक तो नीतीश कुमार इतने ज़्यादा अविश्वसनीय हो चुके हैं अपने कामों की वजह से जो अब तक उन्होंने किए हैं, बार बार पलटी मारना, इधर से उधर जाना। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर पा रही है और इंडिया गठबंधन भी भरोसा नहीं कर रहा है। और जैसा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हमारे चाचा पलटी नहीं मारेंगे, ये गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते। तो मोदी जी भी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं और नीतीश कुमार बार बार मोदी जी को बताते हैं कि हम आप ही के साथ रहेंगे, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, बार बार जो ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है फिर वो मोदी जी से मिलते भी नहीं हैं, बिना मिले चले जाते हैं, बचते हैं मोदी जी से मिलने से, मंच शेयर करने से बचते हैं। तो यानी सुमित्रा जी, नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में भी काफ़ी ज़्यादा ओहापोह है। दूसरी बात जो आपने कहा कि नीतीश कुमार आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं हैं, जो मोदी जी का कोई भी आदेश होगा या भागवत जी का कोई भी आदेश होगा उसको सिर आंखों से लगा लेंगे।
नीतीश कुमार समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और उनका जो समाजवादी अक्खड़पन है वो लगातार दिखाई भी पड़ता है। तब इसके बावजूद कि वो लगातार पलटियां मारते रहते हैं, लेकिन जो समाजवादी अक्खड़पन है वो उनका बार बार उभर कर आ जाता है, कई मसलों पर उभर कर आ जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर आरएसएस को बुरा भला कहा और ज़बरदस्त तरीके से आरएसएस की आलोचना की, इसके बाद अगर कोई ये आशा करता है कि मोदी जी का कोई आदेश आएगा और नीतीश कुमार उसे सिर आंखों से लगा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। पर्चियाँ दिल्ली में निकल सकती हैं, महाराष्ट्र में निकल सकती है, राजस्थान में निकल सकती है, पर्ची बिहार में नहीं निकल सकती है। ये बात नीतीश कुमार अच्छे से समझा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को ये भी समझा रहे हैं कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे समझने की भूल ना करो। शिवराज सिंह चौहान तो नहीं हो सकते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो स्वयंसेवक, उन्होंने तो आदेश मान लिया, लेकिन एकनाथ शिंदे भी समझने की कोशिश ना करो कि एकनाथ शिंदे के साथ आपने जो किया महाराष्ट्र में वो आप बिहार में कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए अच्छा, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है समिता जी, कि जो जनता का मूड है उससे लग रहा है कि एनडीए की सरकार वहाँ किसी हाल में नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, नीतीश कुमार पर कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ा जाएगा, ये संकट है। अब अगर जैसे इंतज़ाम जो कि आरोप है विपक्ष का कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारें जो बनी हैं वो चुनाव आयोग के सहयोग से इंतज़ाम करके बनी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके के इंतज़ाम करके सरकार बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके की अगर सरकार बनाएगी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाएगी। महाराष्ट्र में उसने यही किया, जो आरोप है विपक्ष का कि वहाँ घपले से सरकार बनाई गई, चुनाव आयोग के साथ मिलकर सरकार बनी, तो इसलिए एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया गया। एकनाथ शिंदे का इस स्थिति में ला दिया गया कि एकनाथ शिंदे आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को ही इंतज़ाम करना है सरकार बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार को क्यों करेगी, वो महाराष्ट्र जैसी परिस्थितियाँ बिहार में पैदा क्यों नहीं करेगी। तो अब ये नीतीश कुमार के सामने संकट इस समय जो है वो संकट ये है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर ये दबाव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में कर चुकी है वो उस तरीके की खेल यहाँ नहीं कर पाए। और अगर जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बनाई गई है उस तरीके से सरकार बनाती भी है तो भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की उसकी मजबूरी रहे। नीतीश कुमार ये इंतज़ाम पक्का करके चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि उसे नीतीश कुमार से निपटना कैसे है। मित्रा जी जी बिल्कुल, और नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उनके बेटे ने भी ये बात बता दी है। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी साथ लेकर बीजेपी इस समय जिन मुश्किलों से गुजर रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने ठीक है उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, बार बार वो अपने घर चले गए, जिसको हम कहते हैं कि कोप भवन में वो बैठे, लेकिन फिर भी सरकार में बने हुए हैं। और अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि बने रहकर कैसे सरकार को परेशान करना है, ये खेल अब शिंदे ने शायद शुरू किया है। कल का उनका जो बयान एक बार फिर सुन लेते हैं कि एकनाथ शिंदे ने किस तरह पत्रकारों को आज फिर ये कहा कि जिसके लिए ये इशारा है वो समझ गया। अगर ये इशारा होता कांग्रेस के लिए, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के लिए, एनसीपी के लिए, तो वो सीधे नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। तो शिंदे क्या कहना चाहते हैं, किसको इशारा दे रहे हैं, एक बार उसको सुनते हैं, तब समझने की कोशिश करते हैं। कि आपको हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप तांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था, नंबर एक। दूसरा सवाल है कि कुछ राज्यों में मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि रमजान के दौरान उन्हें 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाए। क्या महाराष्ट्र में भी इस तरीके की आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूँगा। रोज़ आरोप लगा रहे, रोज़ देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार
मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया, उस पर भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महाजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियाँ दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। रमजान अमरिंदर जी, यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने नाम नहीं लिया उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जिसको इशारा है और जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नेता है, प्रवक्ता है अतुल पाटिल, उनका जो बयान आया है वो भी गौर करने लायक है। और सबसे बड़ी बात कि एकनाथ शिंदे सीधे सीधे नाम लेकर क्यों नहीं बोल सके कि मुझे उद्धव ठाकरे कमजोर समझने की भूल ना करें। जब आप इतनी सारी बातें जब आप पवार साहब का भी नाम ले रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या, क्योंकि नागपुर में उन्होंने जाकर ये बात कही, देवेंद्र फडणवीस का घर है नागपुर, तो वहां जाकर ये बात बोलने का भी क्या मतलब है, ये भी समझने वाली बात है। पर पहले सुन लेते हैं कि अतुल पाटिल जो है कांग्रेस प्रवक्ता, वो क्या खुलासा कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने बताया कि शिंदे को कैसे किनारे लगा रही है फडणवीस सरकार। सुनते हैं अतुल पाटिल को। पता नहीं ये बार बार मुझे हल्के में मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लीजिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शायद खुद को हल्का तो नहीं समझ बैठे हैं, या खुद को बहुत ज़्यादा समझ बैठे हैं। लेकिन आज का संदर्भ और जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, इसमें स्पष्टता दिखता है उनके निकाले हुए टेंडर, उनकी पारित की गई योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं, और 3-3 कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी जाते नहीं हैं। तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा जिसका झटका देवेंद्र फडणवीस को बैठ सकता है। ऐसा अंदेशा जो है ये कहने से एकनाथ शिंदे जी के लगता है। क्या कहेंगे अमरिंदर जी, क्योंकि महाराष्ट्र में झटका मिलने की बात बोल दी है कांग्रेस नेता ने, प्रवक्ता है, तो जाहिर है वो भी विपक्ष के हैं, तो सब सारी चीजों पर खबर होगी। और एकनाथ शिंदे ने अभी पिछले दिनों में उनके जो कुछ फैसले हुए, जैसे उन्होंने अपना एक जो स्वास्थ्य का वो जो एक कैबिनेट, वो ऊपर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के, वो मुख्यमंत्री के नाम पर होता है, तो उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री के नाम पर शुरू करवा दिया। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले हो रहे हैं जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस के बराबर खुद को बताने की कोशिश एकनाथ शिंदे ने लगातार की है, और उनके मन से ये मलाल नहीं जा रहा है कि मैं मुख्यमंत्री था और मुझे डिप्टी बना दिया गया। जबकि देवेंद्र फडणवीस वो तो संघ के कैडर के, तो जैसा हमने पहले भी चर्चा की, उनको मुख्यमंत्री बनाए तो खुश, उप मुख्यमंत्री बनाए तो खुश, और वापस मुख्यमंत्री बनने बोला तो वो आदेश भी सिर माथे पर। लेकिन एकनाथ शिंदे ये बात नहीं शायद अभी तक स्वीकार कर पाए हैं। और ऐसे में क्या वाकई लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में कोई झटका लगने वाला है? देखिए समिता जी, झटके महाराष्ट्र में दोनों एक दूसरे को देने को तैयार हैं। बीजेपी भी तैयार है और शिंदे भी तैयार हैं। एक तो बात यह है कि जो नागपुर में, यानी कहा जाए कि फडणवीस के घर में घुसकर जो है वो चैलेंज दिया है शिंदे ने कि मुझे हल्के में मत लेना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि जो घर में घुसकर मारा करते हैं मोदी जी, वो घर में घुसकर मारने की कला और घर में घुसकर चैलेंज देने की कला जो है वो शिंदे साहब ने शायद मोदी जी से सीख ली होगी। मोदी जी तो पता नहीं कहाँ घर में घुसकर किसको मारते हैं, पता नहीं किसको मारते हैं, लेकिन शिंदे जो हैं वो निश्चित तौर पर नागपुर में, यानी फडणवीस के घर में पहुंचकर फडणवीस को ही एक तरीके से सीधी सीधी चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि मुझको हल्के में मत लेना। और ये भी बता रहे हैं कि मुझको हल्के में लिया गया था तो मैंने सरकार की तांगा पलटी कर दी थी। तो अब किस सरकार की तांगा पलटी करेंगे? हल्के में लिया जाएगा, उद्धव ठाकरे की सरकार तो है नहीं जिसकी तांगा पलटी करेंगे। तो तांगा पलटी तो अब फडणवीस की सरकार की ही होगी अगर हल्के में लिया जाएगा शिंदे जी को। तो जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे उन्होंने फडणवीस साहब को बताया है कि महाराज ठीक से चलिए, आप आरएसएस के नज़दीकी होंगे, लेकिन अगर मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जाती है या मुझको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो फिर मैं जो है वो तांगा पलटी करना जानता हूँ, सरकार की तांगा पलटी कर दूंगा। ये सीधे सीधे चैलेंज एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को दिया है
एकनाथ शिंदे ने। अब देवेंद्र फडणवीस इसका क्या उत्तर देते हैं ये देखना होगा सर मित्रा जी, कि वो क्या उत्तर उनकी तरफ से आता है क्या नहीं आता है। वो बात की बातें होंगी, देवेंद्र फडणवीस को हल्के में लेते क्या लेते हैं, कि जो जिस तरीके से वहाँ चल रहा है कि साहब वो मेडिकल की जो टीम बन रही है वो शिंदे ने अपनी बना ली है, फडणवीस की अलग है। तो ये सब जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अब अतुल पाटिल जो है वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब वो उनके टेंडर जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं फडणवीस के द्वारा, तो ये सारी बातें जो चल रही हैं ये निश्चित तौर पे वहाँ एक बड़ा मसला कोई ना कोई चल रहा है और ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। इधर शरद पवार से भी अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे और मराठा नेतृत्व की बात कर रहे हैं। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस मराठा नहीं है, शरद पवार मराठा क्षत्रप हैं, मराठाओं के सबसे बड़े नेता हैं। और एकनाथ शिंदे भी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मुझको दिया, मराठा एक नेता ने मुझको दिया और बड़े सीनियर नेता हैं। और सुमित्रा जी इससे पहले संजय राउत का बयान आया था कि हमारे अभिभावक हैं शरद पवार साहब और वो हमारे महादजी शिंदे हैं, जिन महादजी शिंदे की बात जिनके नाम पे सम्मान दिया गया इनको फडणवीस को। यानी जो समिता जी पहले चर्चा चल रही थी कि शरद पवार कोई खेल करना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे और इनको साथ में लाकर इस सरकार को गिराने की कुछ चल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं अंदर, तैयारियां हो रही हैं कुछ ना कुछ। और जब तक वो तैयारियां पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक कोई किसी तरफ से कुछ बोलेगा नहीं, ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन संकेत मिलने लगे हैं, चूँकि शिंदे का ये कहना कि साहब शरद पवार ने मुझको इतने बड़े उस नेता ने जो था मुझको वो दिया, एक मराठा ने एक मराठा को दिया, तो यानी उन्होंने यहाँ मराठा नेतृत्व की लाइन भी खींच दी है। और फिर ये भी कहा कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ लेकिन कार्यकर्ता बाला साहब और दिघे साहब का हूँ। तो यानी वो लौटने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं शिवसेना में। तो क्या शरद पवार कुछ कर रहे हैं? और इधर जो कल जो मराठी वो सम्मेलन जो था, साहित्य सम्मेलन जो भी कुछ था, उसमें जिस तरीके से शरद पवार ने मोदी जी की बेइज्जती की है सर मित्रा जी, और वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि वो उनको बैठाने के लिए करते हैं मोदी जी खड़े होकर के। पहले तो ठीक है भाई चलिए बुजुर्ग हैं, आपने प्रयास किया, पवार साहब ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है उन्हें, लेकिन वो बैठ गए। उसके बाद वो बोतल रखी थी, बोतल खोल के मोदी जी ने वो गिलास में पानी डाल के उनकी तरफ रखा और वो गिलास उठाकर उन्होंने दूध रख दिया और सिर हिला दिया कि नहीं, यानी इनकार कर दिया कि तुम्हारा पानी हम नहीं पी सकते और तुम हमें पानी नहीं पिला सकते, पानी तो हम ही तुम्हें पिलाएंगे। ये जो है वो कह दिया। और आपको याद होगा सर मित्रा जी कि जिस समय पहली बार जो थी वो एनसीपी तोड़ी गई थी और जब वो भोर में शपथ ग्रहण हो गया था अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री पद के लिए और देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री पद के लिए, उस समय एक बात कही थी शरद पवार ने कि मैंने ऐसे दौर बहुत देखे हैं, मैं इनसे निपट लूंगा। तो अभी भी शरद पवार जो है वो जिस 84 साल की उम्र में जिस दमखम के साथ राजनीति संभाले हुए हैं, तो उससे ये साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और शिंदे भी जो है वो शरद पवार की शरण में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र में कोई नया खेल बहुत जल्द होने वाला है सर मित्रा जी। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र में न केवल शिंदे बल्कि अब शिंदे गुट के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने भी अपनी सरकार के अधिकारियों पर एक तरह से रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया। तो वहां पर वो एक नए किस्म के जिहाद की बात कर रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बिल्डर्स जो हैं वो जानबूझकर अब लोगों को, मुस्लिम लोगों को हिंदू बस्तियों में ज्यादा बसा रहे हैं ताकि हिंदू वहां पर माइनॉरिटी हो जाए और इन सब के लिए वो सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो किस तरह संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं, एक बार उस पूरे बयान को सुनते हैं। हालांकि उस बयान में बहुत सी बातें मतलब आपत्तिजनक हैं, आलोचना के लायक हैं और किसी भी नेता के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, लेकिन बीजेपी या संजय निरुपम इस समय अगर हिंदू मुस्लिम करने पर उतारू हो गए हैं तो उसमें भी वो लोग खुद ही फंस रहे हैं। पर सुन लेते हैं कि संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा है। क्या मैटर है, क्या करेंगे? मुंबई में मुस्लिम बिल्डरों की तरफ से झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद का प्रकरण चलाया जा रहा है। हाउसिंग जिहाद का मतलब हुआ कि जहां पर हिंदू लोग जिस सोसाइटी में मेजॉरिटी में हैं, वहां पर वो फर्जी तरीके से जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते उनको कागजों पे दिखा दिखा के वो पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा बना दे रहे हैं और उन तमाम जो एक फ्रॉडुलेंटली इंक्रीज जो बढ़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मुस्लिम लोगों को अलॉट कर दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिस सोसाइटी में हिंदू मेजॉरिटी में था वो आखिरकार माइनॉरिटी में हो जा रहा है।
तो बड़े पैमाने पर हिंदू सोसाइटियों पर कब्जा करने और वहां पर मुसलमानों को बसाने का इंतजाम किया जा रहा है। शब्द क्या है कि हिंदू कन्वर्ट हो रहा है माइनॉरिटी में, क्या हाँ। यहाँ पे धर्मांतर हो रहा है? नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा। वो संख्या के हिसाब से जहां हिंदू मेजॉरिटी में था, जैसे 67 लोगों की सोसाइटी है, उसमें 7 घर मुस्लिम है, बाकी 60 घर हिंदू हैं। और जैसे ही वो 123 से घर की सोसाइटी बन जाती है फाइनल एनेक्सर आने के बाद, तो उसमें सिर्फ 60 घर ही रह जाता है हिंदू, और बाकी 63 हाउसेस जो हो जाते हैं वो मुस्लिम हो जाते हैं। नाम पे हिंदू के नाम पे मुस्लिम नाम होता है। कई घर, हाँ, कई घर ऐसे हैं जिनको मुसलमान लोग हिंदुओं से खरीद ले रहे हैं 40,000 रुपए जमा करके सारे में, और वो घर वो पूरी तरह से फिर मुस्लिम का घर हो जा रहा है। तो एक तो फर्जी तरीके से स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं और दूसरे हिंदुओं के घर खरीदे जा रहे हैं। और ये पूरा ट्रेंड मुस्लिम पॉपुलेशन मुंबई में बढ़ाने के लिए और मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन मुंबई के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए हो रहा है। और ये सब करने वाले और कोई नहीं, मुस्लिम बिल्डर्स हैं। क्या बीएमसी के चुनाव या इतर चुनाव को देखकर कोई प्लानिंग है? इसका चुनाव से कोई लेना देना, चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुंबई तो पर हजारों साल से पड़ा हुआ प्लानिंग लगती गई है। प्लानिंग लगती गई। ये प्लानिंग मतलब एक अरसे से मुस्लिम बिल्डर्स इस प्रकार की हरकत में लगे हुए हैं। वैसे भी आप ज्यादातर मुस्लिम बिल्डरों को देखेंगे, जब वो बिल्डिंग बनाते हैं तो अपने घरों में, वो अपनी बिल्डिंगों में वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही फ्लैट बेचते हैं। बहुत बड़े अगर एक मुस्लिम आदमी को किसी हिंदू सोसाइटी में किसी ने मना कर दिया कि मुस्लिम को घर नहीं देते, तो देश में आग लग जाती है। ये दावा मुस्लिम को मना कर दिया, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। लेकिन आप ढूंढ करके देखिएगा कि मुस्लिम डेवलपर्स को उनकी बिल्डिंगों में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 98% मुस्लिम ही रहते हैं। पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ बिल्डिंग हो जाता है। तो ये जो इस्लामाइजेशन ऑफ मुंबई चल रहा है, ये आने वाले दिनों में जो हाउसिंग जिहाद का ये प्रकरण पूरे मुंबई का चेहरा मेहरा बदल देगा। इसलिए मैंने मेरी पार्टी के जो नेता हैं और हाउसिंग मिनिस्टर है महाराष्ट्र के श्री एकनाथ राव शिंदे जी, उनको चिट्ठी लिखी है कि आपकी जानकारी में यह विषय नहीं होगा। संयोगवश मेरी जानकारी में आ गया और मैंने पूरा अध्ययन किया, स्टडी किया, और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की एक प्रोजेक्ट में मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां बांग्लादेशी रहता था, 2006 में आया था, और उसका नाम भी एनेक्सर में पास हो गया। इसका मतलब बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार अभियान चला रही कि उनको खदेड़ा जाए, लेकिन इशारे के माध्यम से मुस्लिम बिल्डर उन बांग्लादेशियों को पक्के घरों में बसाने का अभियान चला रहे हैं। इसको खतपानी कौन कर रहा है? इशारे को खतपानी तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई ये सारे जो बिल्डर्स हैं, जो देखो इशारे में नीचे के स्तर पर भयंकर भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार में सारे अधिकारी शामिल हैं और इन घरों को जो पात्र करने की प्रक्रिया है उसमें मंत्री लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो नीचे के अधिकारी करते। तो नीचे के अधिकारियों के लेवल पे बड़ा स्कैम चल रहा है। अमरिंदु जी, ये पूरी बात हमने सुनी। यहाँ पर संजय निरुपम किस तरह से पूरा उन्होंने बीजेपी को फंसाने का काम किया है। एक तो वो अपने ही जो शिंदे खुद मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन पे ही वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि उनको पता नहीं होगा, मैंने उनके संज्ञान में ये बात लाई है। अब पता नहीं होगा मतलब 22 से तो शिंदे ही मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उनको नहीं पता था। अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, तब भी उनको नहीं पता। और बांग्लादेशियों की भी जो वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो यहाँ पर अमित शाह को घेर रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी लोग आखिर महाराष्ट्र तक पहुंच कैसे रहे हैं, कौन सी बॉर्डर से वो आ रहे हैं महाराष्ट्र तक। तो ये सारे सवाल जो है संजय निरुपम के, हालांकि जो भी कुछ बात वो कह रहे हैं, अगर ये जो हाउसिंग जिहाद की बात है ये सिरे से खारिज की जाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब ऐसा तो कोई संविधान में लिखा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कहाँ घर बेचा जाए और ना बेचा जाए, लेकिन संजय निरुपम उसको भी मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है प्यारे खान, उनका महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, वो इस बात को खुद खारिज कर रहे हैं। मतलब यहाँ सरकार में ही झगड़ा देखने मिल रहा है। एक बार सुनते हैं प्यारे खान ने क्या जवाब दिया है। देखिए, संजय निरुपम जी के दिमाग की उपज है। यहाँ ऐसा कुछ महाराष्ट्र सरकार होने देने वाली नहीं, और संजय निरुपम जी को एकनाथ शिंदे जी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी खुद यूडी मिनिस्टर है। और अभी कैसा कि एक मुसलमानों के खिलाफ एक चलन चलने लग गया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ बोलकर खुद बड़े नेता बन जाओ, तो ये सब यहाँ होने वाला नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में और सेंट्रल में अगर जो सरकार है
नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है सेंट्रल में, वो सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। और उसी तरह राज्य की जो सरकार है श्री देवेंद्र फडणवीस जी की, वो भी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे काम कर रही है। तो यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। अभी कैसा है कि किसी को भी एक टारगेट करके और प्रसिद्धि हासिल करके वो लोग सोच रहे कि मैं नेता बन जाऊं, तो नेता ऐसे नहीं बनते। नेता बनने के लिए आपको देवेंद्र फडणवीस जी बनना पड़ेगा। नेता बनने के लिए आपको एकनाथ शिंदे जी बनना पड़ेगा, जो कड़ी मेहनत करके और कड़ा परिश्रम करके नेता बने। तो ये बयानों से कोई नेता नहीं बनता, और ये सोच समझ के बयान देना चाहिए। यहाँ पे ये सरकार जो है वो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करने वाली। अमरिंदर जी, यहाँ पर भी प्यारे खान ने उनको संजय निरुपम को तो जो कहा सो कहा, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलो और नेता बन जाओ, ये चलन पड़ा है। तो ये कहाँ से पड़ा है? क्योंकि जो विपक्षी दल है वो तो मुसलमानों के खिलाफ बोलते नहीं है, बोलने वाले बीजेपी में ही है या उसके जो साथी हैं वो लोग हैं। तो यहाँ पर चाहे संजय निरुपम की बात या प्यारे खान की बात, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए समिता जी, एक तो संजय निरुपम का जवाब जो है वो प्यारे खान ने दे ही दिया है कि क्या संजय निरुपम कह रहे हैं। इसका मतलब कि जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को हल्के में लेने की बातें चल रही हैं। तभी ये जो है वो भारी वजन करने का शिंदे का काम जो है वो करना चाहते हैं, शायद संजय निरुपम बताना चाहते हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं होगा, तो मैंने बताया है उनको और कहा है कि भाई ये इस तरीके से यहाँ हो रहा है, आपको मालूम नहीं होगा। भाई मुख्यमंत्री भी तब से वही थे, जैसे आपने कहा 2022 से लेकर अभी तक तो मुख्यमंत्री वही थे, और अब तो अर्बन मिनिस्टर जो है वही हैं, तो वो कर रहे हैं। तो यानी एक तरीके से वो सीधे सीधे आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाते हुए संजय निरुपम दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गड़बड़ कर रही है। वो केंद्र में जो है अमित शाह जी वो बांग्लादेशियों को घुसा रहे हैं, और यहाँ जो है वो बिल्डर जो है वो सब इस तरीके से जो है वो बसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समिता जी मतलब बीजेपी में और उसका जो एनडीए जो कहते हैं या महायुति कहा जाए महाराष्ट्र में, उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आपस में ही काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। ये साफ तौर पे समझ में आता है, क्योंकि इधर जिस तरीके से कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते हैं एकनाथ शिंदे, और एक साथ नज़र नहीं आते हैं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ में। हालांकि दिल्ली आए थे तीनों साथ साथ, मतलब साथ साथ तो नहीं आए थे, मंच पर तीनों साथ साथ थे यहाँ जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें और एनडीए की बैठक में। लेकिन महाराष्ट्र में तीनों साथ साथ जो है जब से सरकार बनी है, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा दिखाई पड़े हो, एक आध किसी कार्यक्रम में दिखाई पड़े हो तो दिखाई पड़े हो। और रूट के बार बार शिंदे अपने घर चले जाते हैं, लगातार ये खबरें आती हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, और शिंदे की तरफ से तैयारियां हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही फांसा जाए। क्या इस तरह की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि संजय निरुपम जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं ये तो बीजेपी का एजेंडा है, और इस पर एक तरह से कहा जाए कि वो अब एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से बाहर हो रहा है बीजेपी की नीतियों को लेकर। तो ये अपने ही जो होता है कि वो भस्मासुर पैदा कर दिए जाते हैं, जो हम लोग क्या माइथोलॉजी में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने भस्मासुर तैयार कर लिए? ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। हम लोग क्या कहें समिता जी इसमें? जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो भस्मासुर की आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के लिए खतरे बढ़ रहे हैं। और संजय निरुपम ने एक और जो गंभीर बात कही कि यहाँ पर भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और वो तो यानी वो सीधे सीधे यहाँ पर उस सरकार बीजेपी के उस दावे को भी खारिज कर रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वच्छ सरकार दे रहे हैं और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो संजय निरुपम के जो सवाल है और एकनाथ शिंदे का जो चैलेंज है, इस पर बीजेपी क्या करेगी? और उधर बिहार में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सरकार बन गई, हालांकि एकनाथ शिंदे के तेवर देखकर लग नहीं रहा कि पूरे 5 साल ये सरकार अच्छे से चल पाएगी, वो तांगा पलट सकता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार क्या पलटने वाले हैं, ये भी अब एक बड़ा सवाल है, खासकर निशांत कुमार के इस बयान के बाद। तो बिहार में नीतीश की जो बीजेपी को चुनौती है, उससे बीजेपी कैसे पार पाएगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल अमरेंदु जी, इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।